नमस्कार, सेहतनामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात कमर की सेहत की। कमर दर्द हो रहा है युवाओं में भी, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, लेकिन आप नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। आज इसी पर बात, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनपाल नरूला। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनपाल हमारे इस शो में। तो सबसे पहले बात आज हम बैकएक की करेंगे। कमर दर्द महिलाओं में आम है, लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी कमर दर्द बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? देखो, ऐसा है, कमर दर्द कोई भी आदमी या औरत, हम कहते हैं दिस इज़ द प्राइस वी पे फॉर इरेक्ट पोस्चर। अब देखिए, जानवरों में बैकएक नहीं होती, सो एनीबडी हु वॉक्स स्ट्रेट उनको कमर दर्द कभी ना कभी ज़िंदगी में होती है। और एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम कमर दर्द बहुत ही कॉमनली अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, स्पेशली एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट। इसके अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें आजकल बैकएक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बिकॉज रॉन्ग पोस्चर्स, सारा दिन मोबाइल्स पे बैठना, आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिट हो गई हैं। सो जो यंगस्टर्स में मोनली पोस्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्पेशली अब जब ये 2 साल इतना लॉकडाउन रहा तो बाहर की एक्टिविटीज़ कर्टेल हो गई, तो ये कारण होता है मेनली इन यंगस्टर्स। थोड़ा सा हम और आगे जाएं तो जो ऑफिस वर्क होता है, काफ़ी अगेन लॉन्ग सिटिंग आवर्स होती हैं। देखिए, कमर दर्द बहुत देर एक जगह पे सिटिंग और बहुत जगह एक जगह स्टैंडिंग करने से बढ़ती है। सो जो जिनका डेस्क जॉब है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड है, ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम में भी लोग बैठे रहते हैं, उनको भी कमर दर्द होती है। फिर अब जैसे 45 ईयर्स के बाद, स्पेशली लेडीज़, जब मीनोपॉज का टाइम आता है तो कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसके कारण बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से एपिडेमिक है हमारी कंट्री में, और वीक बोन्स के कारण कमर दर्द शुरू हो जाती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन विमेन, बट हाँ, मेल्स में भी 55-60, और दिस इज़ अ हार्मोनल चेंज प्लस हमारे डाइट में कुछ कारण होते हैं। तो ये मेन कारण है कमर दर्द के। फिर अगर हम और आगे जाएं इन 60s एंड 70s तो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस, जो उम्र के हिसाब से जैसे बाकी जोड़ घिसते हैं तो हमारी स्पाइन भी घिसनी शुरू हो जाती है, तो वो एक कारण बन जाता है कमर दर्द के। कमर दर्द हो रहा है, कितने दिन दोनों तक होता है जब आप ये कहते हैं कि ये अब डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि कमर दर्द कब आप अपने घर में खुद को ट्रीट कर सकते हो और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, और मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कमर दर्द कभी भी लेग में जा रही है, जिसको हम आम तौर पे एवरी लेमैन कॉल्स इट शियाटिका। अब याद रखिए, शियाटिका इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, ये एक सिम्टम है। कोई भी कमर दर्द अगर ऊपर से होकर एक लेग में जा रही है उसको हम शियाटिका कहते हैं। शियाटिका के कई कारण होते हैं और सबसे कॉमन कारण होता है जो डिस्क, स्लिप डिस्क हो जाती है। तो अगर आपकी कमर दर्द लेग में जा रही है, या आपको पैरों में कुछ कीड़ियाँ या नमनेस आ रही है, या कुछ वीकनेस फील हो रही है, या फिर आपका कमर दर्द 2-3 हफ्ते के मेडिसिन और फिजियोथेरेपी करने के बाद नहीं ठीक हो रहा, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपने आप मेडिकेशन मत करिए। ये एक स्लिप डिस्क का एक सिम्टम हो सकता है, एंड आप डॉक्टर के पास जाइए, और ये सिंपल टेस्ट के साथ जो एक्सरेज या एमआरआई के साथ डायग्नोस हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, अगर ये पेन लेग में जा रही है तो इसको हम थोड़ा सा और सीरियसली लेते हैं, और अगर नमनेस या वीकनेस आ रही हो फिर हम थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। और एक नॉर्मल, जैसे मैं बैठी हुई हूँ और 2-4 घंटे बैठी और मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया, फिर मुझे याद आता है कि मेरा पोस्चर ठीक करना है, लेकिन ये रूटीन होती है। अक्सर मैंने देखा, मेरे साथ जो कलीग्स भी होती थी, पोस्चर गलत, वो जो कमर दर्द होता है वो गलत पोस्चर्स के कारण होता है। मोस्टली देखो, चाहे कारण जो मर्जी रहा हो, चाहे स्लिप डिस्क है, जी जनरेटिव है, पर जो रॉन्ग पोस्चर है वो उसको एग्रेवेट कर देती है। और पोस्चर, व्हेन आई से, इट इज़ राइट फ्रॉम सिटिंग पोस्चर टू योर स्लीपिंग पोस्चर टू योर स्टैंडिंग वॉकिंग पोस्चर। जैसे यंगस्टर्स नीचे मोबाइल की तरफ देख के स्टूप करके चलते हैं, उनको नेक पेन शुरू हो जाती है। मैंने जैसे आपको बोला, बहुत देर सिटिंग अगर आप कर रहे हैं और आप अपनी मूव नहीं कर रहे हैं, तो और हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका डेस्क जॉब है सिटिंग, तो आप थोड़ा सा अपना पैर के नीचे एक रेस टूल रख लीजिए ताकि आपका नीज थोड़ा रेस्ड हो। थोड़ा छोटे छोटे ब्रेक्स ले लीजिए फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग। जब हम स्टूप करके बैठते हैं, आई वांट कि हमेशा हम लोगों को बताते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, चेयर पे इरेक्ट पोस्चर से बैठिए, थोड़ा सपोर्ट रहे आपकी चेयर के नीचे, एक बैक सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, स्लाउच करके मत बैठिए। तो ये रॉन्ग पोस्चर से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से। एंड आई फील मोस्ट ऑफ द बैक एक्स, 95% in fact can be avoided or treated with good postural therapy, rehabilitation and physiotherapy. 5% केसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ ज़्यादा एक्टिव करना पड़ता है रिसर्च। तो वो 5% जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और उनमें आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जैसे मैंने बताया, अगर पेशेंट हमारे पास आता है और उसको बैक पेन है और शियाटिका है, लेग में पेन जा रही है, पैरों में नमनेस है, तो हम ये एक्सरेज में यूजुअली ये डिस्क प्रॉब्लम्स नहीं आती, हम एक एमआरआई कराते हैं।
और अगर एमआरआई में आता है कि वो नर्व बहुत, जैसे मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा कि अगर वो देखें, ये हमारा स्पाइन का एक मॉडल है जी, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स हैं और हर दो बोन के बीच में ये एक जेली जैसी चीज़ है जो शॉक एब्जॉर्बर है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और इस बोन स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये हमारी येलो सी एक स्पाइन कॉर्ड जा रही है जो नस है, और हर लेवल पे ये दो नसें निकलती हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रेशर के साथ जैसे कोई पंचर होता है, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब निकल आती है, ये डिस्क का मटेरियल बीच में से निकल आता है और ये नर्व को टच करना शुरू कर देता है, जो ये नर्व्स हैं, और ये नर्व्स लेग तक जाती हैं। तो जब ये राइट साइड की नर्व को टच करेगा तो राइट लेग में पेन जाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड की नस को टच करेगा तो ये लेफ्ट लेग में जाएगा। तो इसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, जो एक मटेरियल निकल आता है जेली का डिस्क के अंदर से। तो जब थोड़ा सा प्रेशर होता है बैक पेन होती है, जब नस पे प्रेशर बढ़ता है तो पेन लेग में आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम एमआरआई देखते हैं और उसमें लगता है कि काफ़ी सारी डिस्क मटेरियल है, इट इज़ लाइक अ स्मॉल जेली, जैसे टूथपेस्ट हम दबाते हैं ट्यूब, टूथपेस्ट बाहर आ जाती है, आप कभी टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में नहीं डाल सकते, वो जो जेली जैसी चीज़ है वो नर्व को इरिटेट कर रही है। तो अगर हम एमआरआई में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है या प्रेशर डाल रही है और पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे, तो हम डेफिनेटली सर्जरी एडवाइस करते हैं, विच इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। आजकल हम मिनिमल इन्वेसिव छोटे से इंसिजन से देते हैं, अगले दिन पेशेंट चलना शुरू करता है और सेकंड और थर्ड डे वी सेंड द पेशेंट होम। सो इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड इन लेस देन 5% ऑफ द केसेस। एंड फिर मैं रीट्रेट कर रहा हूँ कि 95% में फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन वर्क वेरी वेल। कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर बताइए कि बैक एक पेन हो ही ना, पोस्चर ठीक रखें, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक सबसे कॉमन कारण हमारी कंट्री में खासकर इज ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली इन विमेन आफ्टर 45। कैल्शियम और विटामिन डी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इट इज़ नॉट जस्ट कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये ओवरऑल हमारी बोन्स वीक हो रही हैं, बोन मास रिड्यूस हो रहा है। इसमें कैल्शियम विटामिन डी इज ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स भी होते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सो आफ्टर 45-50 ईयर्स यू शुड डेफिनेटली take calcium and vitamin D in right doses, vitamin D once a week, calcium up to 1000। जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एंड फिजिकल एक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, वो है फिजिकल एक्टिविटी, जो वेट बेरिंग एक्टिविटी। जब हम वेट बेरिंग एक्सरसाइज कहते हैं, इसका मतलब वॉकिंग या कोई थोड़ा वेट्स उठाना या जिमिंग। जो साइकिलिंग स्विमिंग है, दे आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज बट दे आर नॉट वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज। तो अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं तो हमारी बोन्स मोस्टली ठीक रहेंगी। साथ में कैल्शियम एंड विटामिन डी लीजिए। लेडीज़ अबव 45-50 अपना साल में 2 साल में एक बार बोन डेंसिटी चेक करा लीजिए, जैसे हम अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराते हैं, पैप स्मीयर कराते हैं। दिस शुड ऑल्सो बी अ नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसीजर। और अगर बोन डेंसिटी बहुत फॉल कर रही है तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन आती हैं, और अगर हम ये टाइम से पकड़ लें और ट्रीट कर लें तो मोस्ट ऑफ द बैक एक्स इन पीपल अबव 45-50 ईयर्स कैन बी अवॉइडेड, अनलेस ऑफ कोर्स कोई डीजनरेटिव चेंजेस। अब सवाल ये उठता है, खासकर विमेन के लिए अगर मैं पूछूं, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हमारे इंडिया में अब ठीक है, यंगस्टर में पॉपुलर हो रही है, लेकिन अगर मैं 40+ की जो बात करूं, क्या वो अब शुरुआत कर सकती हैं वेट लिफ्टिंग की कुछ एक्सरसाइज? देयर इज नो अपर लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग। नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप वेट लिफ्टिंग, ये लोग बड़ी एक आई एम ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछा। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लेडीज डोंट नीड टू डू वेट लिफ्टिंग। अगर आप थोड़ा सा वेट, इनफैक्ट वॉकिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, सो वॉकिंग सिंपल इज ऑल्सो गुड इनफ। पर जो हम वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारे जो बोन्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, मसल टोन आ जाता है। तो देयर इज़ नो अपर लिमिट। आई सी इन माई जिम ऑलमोस्ट 50, 60, 70 ईयर्स ऑल्सो इस तक भी लोग आते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। सो इट इज़ ऑल इन द माइंड। जब आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं फिजिकली, यू शुड डेफिनेटली डू योर एक्सरसाइजेज। और जैसे मैंने बताया, नॉट जस्ट फॉर बैक एक, नी पेन, जॉइंट पेन्स, मोस्ट ऑफ दीज पेन्स कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय सिंपल एक्सरसाइजेज। बट शायद शुरुआत से पहले एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अगर आप 40+ हैं या 50+ अगर आप हैं। 45-50 हैं तो देखिए, और बैक एक है, इनफैक्ट आपको कोई भी अगर जॉइंट पेन्स या इश्यूज हैं, आप डेफिनेटली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज आपको हार्म कर सकती हैं। सो अपनी सुपरविजन में करिए, और अगर ट्रेनर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल एक अपना डूज एंड डोंट्स की लिस्ट लेके जाइए, पर एक्सरसाइज जरूर करिए। देयर इज नो रीजन फॉर नॉट टू एक्सरसाइज। खाने में कुछ खुराक में आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ खाया जाए जिससे एक तो बोन्स आपकी मजबूत हों और बैक एक ना हो? डेफिनेटली हेल्दी डाइट फॉर यंगस्टर्स मैं ज़रूर बोलूँगा, ये जंक फूड वगैरह ना खाएं। और कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जो अगर वेजिटेरियन सोर्सेज में जाएं तो ब्रोकली इज़ वेरी गुड।
हाई प्रोटीन्स लाइक एग्स हो गया, पल्सेस हो गए. सो इट इज़ नॉट जस्ट कैल्शियम एंड विटामिन डी, इट इज़ ऑल्सो कि प्रोटीन्स भी लेना चाहिए. तो अगर हेल्दी नॉर्मल डाइट ले एंड मॉडरेशन इन एवरीथिंग. येस, वन पॉइंट इज़ वेरी कि मैं आपको सजेस्ट आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि उससे बोन्स थोड़ी वीक होती है. और कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर वुमेन, महिलाएं कब से शुरू कर सकती हैं? राइट एज? राइट एज इज अबव 40 years. 40? यस, एंड डेफिनेटली अबव 45, बट 40 years के बाद अगेन डिपेंड करता है कि आपकी नेचुरल डाइट कैसी है आपका. बट 40 years के बाद आई सजेस्ट दैट एवरी वुमेन शुड स्टार्ट टेकिंग एटलीस्ट 1 tablet ऑफ कैल्शियम एंड प्रेफरेबली सम विटामिन डी ऑल्सो. उसमें कुछ गैप भी देना चाहिए? हाँ, ऐसा भी कुछ? देखो ऐसा होता है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लोगों को एक बड़ी धारणा है कि जी कैल्शियम लेंगे स्टोन्स हो जाएंगे. हाँ. और ऐसा नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये समझिए. हाँ, जिनको थोड़ा सा एप्रीहेंशन होती है, हम कहते हैं कि आप 2-3 महीने के बाद यू कैन गिव 15-20 days गैप एंड डोंट स्टिक टू वन ब्रांड. किसी में विटामिन डी है, किसी में जिंक है, किसी में कैल्सिट्रॉल है. कीप चेंजिंग द ब्रांड but have adequate doses of calcium. That is very important. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरूला. सो कमर दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए, अपना ख्याल रखिए और सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए. बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें. शुक्रिया.